आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जानलेवा इश्क एपिसोड 5। वो वो अभी घर पर नहीं है। सिया ने राज को जैसे रोकना चाहा, लेकिन तभी दरवाजा खुल गया और सामने खड़ी हस्ती को देखकर राज के तो होश ही उड़ गए। मंजू ताई आप? उसे यकीन नहीं हो रहा था। राज पापा आप यहाँ? राज को देखकर मंजू ताई की भी आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुला रह गया। आप यहाँ हैं ताई? मैंने आपको कितना ढूंढा। दादी बहुत याद करती हैं आपको। आप चलिए मेरे साथ। राज बहुत ज्यादा उतावला हो गया उन्हें सामने देखकर। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। तकरीबन 3 साढ़े 3 साल का बच्चा आकर सिया से लिपट गया और सिया ने भी उसे इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेट दी। राज इस वक्त एकदम शॉक्ड हो गया। ये सिया का बच्चा? राज के दूर से दूर ख्याल में भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो चुका होगा। सिया अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। राज उस बच्चे को देखकर जड़बद सा हो गया। 2 मिनट बाद जब मंजू ताई ने उसे पुकारा तब उसकी तंद्रा टूटी। ताई उसे खींचकर अंदर ले गई। क्या हुआ राज? कोई परेशानी है बच्चे? दादी ने उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए पूछा। वह आने के बाद दादी के कमरे में आ गया। इस वक्त वह बहुत बिखरा सा था। राज ने दादी को कभी खुद से दूर नहीं किया था। सिया के जाने के बाद बस एक वही तो थी जिन्होंने उसे संभाला था। वैसे तो डैडी और पल्लवी माँ ने भी उसका साथ दिया था, मगर वह तो हमेशा से दादी के ही करीब रहा था। दादी उसकी हर बात, हर एहसास, हर जज्बात बगैर कहे समझ जाती थी, हर तकलीफ महसूस कर लेती थी। थक गया हूँ दादी बहुत, अब सुकून चाहता हूँ, आराम चाहता हूँ। बहुत भटक चुका हूँ मैं, अब ठहराव चाहता हूँ दादी। आप आप डैड से कह दीजिए कि शादी अगले महीने ही होगी, 3 महीने बाद नहीं। राज ने बैठते हुए कहा। राज, सिया, तुम सिया से मिलकर आ रहे हो? दादी ने उसकी आंखों में देखा। उसने हाँ में सर हिला दिया। हमेशा की तरह वह उसकी बेचैनी परेशानी का सबब जान चुकी थी और वह उनसे चाह कर भी कुछ नहीं छुपा सकता था। बस दादी, अब और कुछ मत पूछना मुझसे। आप आप प्लीज डैड से बोल दीजिए बस, कहकर वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। राज उनकी आवाज पर वह रुक गया। बदला लेने की खातिर ऐसा कुछ मत कर बैठना कि जिसकी माफी नामुमकिन न हो। तुम सिया की जगह काव्या को लाकर भी क्या उसे अपने दिल से निकाल पाओगे? दादी ने पूछा। मेरे दिल में आज दर्द के सिवा कुछ नहीं है दादी, कोई नहीं है, उसके बगैर पलते कहा और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। दादी दुख से जाती हुए उसे देखती रह गई। आज सांस लेना मुश्किल हो रहा था उसके लिए। वह बच्चा, उसका मासूम चेहरा बार बार उसकी नजरों के सामने आ रहा था। उसे तो पता ही नहीं था कि मनोज जी भी सिया के साथ ही थे। मनोज जी ने तो उसे रो रो कर सिया की हरकत के लिए माफी मांगी थी। वह कुछ बोल नहीं पाया था उनसे। मंजू ताई भी चुप थी, मगर सिया की नजरों में जरा भी शर्मिंदगी या अफसोस नहीं था। वह भी एक कप चाय पीकर वापस आ गया था। मनोज जी से बस यही कह पाया था कि इसमें उनका कोई कसूर नहीं था और वो अपने दिल पर कोई बोझ ना रखें। मंजू ताई की नवासी भी वही थी जो तकरीबन 4 साल की थी और दोनों बच्चे सिया को ही अपनी माँ कह रहे थे। बस उसके पति से नहीं मिल पाया था राज, क्योंकि उसके जॉब के चलते वह अक्सर आउट ऑफ स्टेशन ही रहता था। आते वक्त उसने उसे 3 दिन के लिए ऑफिस आने से मना कर दिया था। वह अपने कमरे में आ गया था। बेचैनी इस कदर बढ़ गई थी कि उसने जल्दी जल्दी एक के बाद दूसरी सिगरेट सुलगा ली, मगर उसे एक लम्हे को भी आराम नहीं मिला। जलती आंखों को आराम देने के लिए पलकें बंद की तो उस रात की सुबह का अक्स राज की आंखों में उभरने लगा और ना चाहते हुए भी वह दुश्मनी चाह उसकी बेकरारी को बढ़ाने छम से उसकी यादों में चली आई थी। ऐसे मत देखो ना,
मुझे शर्म आ रही है। राज की नज़र को खुद पर टिके देखकर सिया ने कहा। वह नहाकर आई थी और बालों में ब्रश करने के बाद सिंदूर लगा रही थी जब उसने शीशे में उसे खुद को निहारती हुए देखा था। रात उसने खुद से पहल तो कर दी थी मगर अब उसे शर्म आ रही थी। मुझसे कैसी शर्म जान, हम दोनों अलग तो नहीं हैं। उसने उसके करीब आकर उसे पीछे से आगोश में भरते हुए उसके गाल से गाल सटा दिया और आईने में उसका सुर्ख होता हुआ चेहरा देखने लगा। सिया के होठों पर एक शर्मीली मुस्कुराहट आ गई और पलकें झुक गई। राज की नजरें उसके चेहरे को प्यार से देख रही थी। कल रात जब उसने अपने आप को राज को सौंप दिया था तो उसकी आंखों में अपना अक्स देखकर वह निश्चिंत हो गया था। बीती रात दोनों एक हो गए थे। उसकी आगोश में घिरी हुई वह हल्का कसमसाई। हटो, जाओ, मुझे बात नहीं करनी तुमसे, सिया ने उसे पीछे करते हुए कहा और बाहर जाने के लिए मुड़ने लगी क्योंकि अब राज के सामने खड़े रहना मुश्किल हो रहा था उसका। सच में बात नहीं करनी? राज ने उसे एक बार फिर सामने से आकर रोक लिया। हाँ बाबा, नहीं करनी है बात, रास्ता छोड़ो, वह तपाक से बोली। उसकी बात पर उसने झट से उसे आगोश में भरकर उसके माथे को चूमा। सिया की आंखें खुद ब खुद ही बंद हो गई थी। उसका सुर्ख होता चेहरा और झुकी पलकें राज के दिल को गुदगुदा गए। अब बोलो, बात नहीं करोगी? वह उसे छेड़ रहा था। सिया ने सर झुका लिया। राज को ये यूं कहाँ मंजूर था। उसने तुरंत ही उसका चेहरा ठोड़ी से ऊपर किया। भागने का और कोई रास्ता ना पाकर उसने राज के चौड़े सीने में मुंह छुपा लिया। तुम तुम बहुत बुरे हो राज, आई हेट यू। वह उसके सीने में सर छुपाए हुए बोली। जैसा भी हूँ बस तुम्हारा हूँ, एंड आई लव यू हमेशा, और मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। उसने बड़े प्यार से उसके इर्द गिर्द अपनी बाहें कस दी। लेकिन देखो ना सिया, तुम मुझसे कितनी दूर जा चुकी हो कि सामने होते हुए भी मीलों के फासले हैं हमारे दरमियान। एक बार भी हमें देखकर किसी को ये अंदाजा नहीं होगा कि हम पहले पति पत्नी रह चुके हैं। उसने सोचते हुए फिर से एक सिगरेट सुलगाई और फिर एक बार यादों के समंदर में गोते लगाने लगा। डैड, आप? राजू ने देखकर खड़ा हो गया था। खाना परोसती हुई सिया के हाथ रुक गए थे। डरी सहमी नजरों से उन्हें देखकर उसने राज की तरफ देखा। पिछली बार जब वो आए थे तो वह उनसे मिल नहीं पाई थी, लेकिन इस बार वह उसके सामने थी और इस बार सही मायनों में राज की पत्नी के रूप में थी। उसने डर और घबराहट पर काबू करते हुए आगे बढ़कर उनके पैर छुए। खुश रहो, सदा सुहागन रहो, उन्होंने उसका सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। राज, सिया, दादी और मंजू ताई सहित हैरत से गुम हो गए थे। कैलाश जी के मुंह से ये सब सुनना नया और अनोखा था। ऐसे क्या देख रहे हो सब? हाँ, मालूम है मुझे, गलती हो गई थी मुझसे, मगर अब मैं वो गलती सुधारने आया हूँ, अपने परिवार को ले जाने आया हूँ। चलो राज, अपने घर, हमारे घर, हम सबके घर। पल्लवी, मानू और मोनिका इंतजार कर रहे हैं हमारे घर की लक्ष्मी का। और फिर डैड हम सबको ले गए थे। कितने खुश थे हम। सबने कितना मान दिया था तुम्हें। माँ का प्यार, मानू की दोस्ती और मोनिका, उसने तो बहनों से बढ़कर चाहा था तुम्हें। वो 25 दिन मेरी जिंदगी के सबसे सुहाने, सबसे खूबसूरत दिन थे। हर रात तुम्हें अपनी आगोश में रखना और हर सुबह तुम्हें देख के जागना, सब बेइंतहा खूबसूरत था। एक सपना सा था, और सच में सपना ही तो था जो तुमने तोड़ दिया। जाने से पहले तुम्हें चाचा जी के पास छोड़ा था मैंने, और मुझे वहां गए 20 दिन भी नहीं हुए थे और तुमने अपनी असलियत दिखा दी। उसने खत्म होती सिगरेट को एस्ट्रे में मसल दिया और साथ ही दूसरी सिगरेट सुलगा ली। सिया की जुदाई ने स्मोकिंग शुरू करा दी थी। उसकी चेन स्मोकर बन चुका था वह। जब कभी उस जालिम लड़की की बेहद याद सताती थी तो सिगरेट की तरफ हाथ बढ़ जाते थे, मगर कुछ गम धुएं में भी नहीं उठते। वो खत आज भी मेरी याद में महफूज हैं, जो तुमने अपने मंगलसूत्र के साथ डैड को दिया था, जिसमें अपनी असलियत खोल कर रख दी थी तुमने। राज,
डियर तो तुम कभी मेरे नहीं रहे, मेरे तो सिर्फ नाम से ही संबोधित कर रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि इस रिश्ते को निभाऊं, मन से अपना लूं, मगर ये मुझसे नहीं हो पा रहा है। हमारी उम्र का फासला इस रिश्ते पर हावी हो चुका है। तुम्हारे साथ एक कमरे में और एक बिस्तर पर रहकर भी मैं तुम्हारी नहीं हो पा रही हूँ। यू वर सेटिस्फाइड बट आई कुडंट। तुम मुझसे छोटे ही रह गए राज। मैं सारी जिंदगी अधूरी औरत ही बनकर रह जाती अगर मुझे मेरा समवन स्पेशल ना मिला होता। उसके साथ रात बिताकर मैंने जाना है सेटिस्फेक्शन क्या होता है। मुझे आज़ाद कर दो राज, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से खुशी से गुजार सकूं। डाइवोर्स पेपर्स के साथ अपना मंगलसूत्र भी भेज रही हूँ। मुझे यकीन है कि तुम मेरी खुशियों की राह में नहीं आओगे, सिया, जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। इस खत ने मुझे ख़त्म कर दिया था सिया। कभी नहीं मिलना चाहता था तुमसे। नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे। मेरी मोहब्बत को जिस्म के तराजू में तोलने वाली तुम कौन हो? उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, आंखों में वहशत भरी थी। कमरे में फैले धुएं की तरह उसका दिल भी धुआं धुआं हो रहा था। मुझे बीच मझधार में छोड़कर साहिल पर पहुंच गई। शादी कर ली, माँ बन गई, अपनी जिंदगी मुकम्मल कर ली और खुशी से जी रही हो। और मैं तिल तिल मरता रहूं? नहीं, अब और नहीं, बस या बहुत हुआ अब। अरे, तुमने तो अपने बाप तक को नहीं बख्शा। तुम्हारी इस हरकत से उन्हें कितनी तकलीफ हुई है, नजर आता है। बेहद कमजोर हो गए हैं, घुट रहे हैं अंदर ही अंदर, मगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उनके साथ ऐसा कर सकती हो तो फिर मैं तो हूं ही कौन? वह खुद से ही जंग करते हुए सुर्ख चेहरे और आंखों के साथ कमरे में चहलकदमी कर रहा था। सिगरेट का धुआं इर्द गिर्द भरा था और वह अपना आप ही उसे धुएं में गुम कर देने को तैयार था। ये क्या है? अगले दिन राज ने गुस्से से एक पेपर उसके सामने पटका। सिया लम्हे भर के लिए हिल गई, फिर संभल कर उसने वो पेपर देखा। मेरा रेजिग्नेशन है सर, मगर ये तो मैंने एजेंसी में दिया था। आपके पास? उसने खड़े होते हुए कहा। क्यों? जॉब क्यों छोड़ रही हो? तुम्हें डर लगता है? भागना चाहती हो मुझसे? हिम्मत नहीं है ना सामना करने की? उसने उसकी आंखों में झांका। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे इस शहर से जाना है तो रिजाइन तो करना ही होगा, उसने मुस्कुरा कर कहा। राज का चेहरा सख्त हो गया। तुम मुझसे भाग नहीं सकती। अपना रेजिग्नेशन देकर ये मत समझना कि मेरी पहुंच से दूर हो गई हो तुम। वह जैसा गुर्राया। सर प्लीज, ये मेरा पर्सनल मैटर है। अगर कोई और बात है तो आप एजेंसी से बात कर लीजिए। मुझे अपने पति के पास जाना है। इस शहर से उनका तबादला हो गया है, उसने दो टूक लफ्जों में कहा। एक महीने तो हो ना तुम यहाँ, तो मेरी शादी अटेंड करके ही जाना, और मंजू ताई और लवी मेरे साथ रहेंगे अब से। राज ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। ये ताई का अपना फैसला होगा सर कि उन्हें कहाँ रहना है। मैं उन्हें आपसे बात करने के लिए बोल दूंगी, उसने धीरे से कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बात कर लूँगा उनसे। वैसे तुम इतनी बेशर्मी लाती कहाँ से हो? इतना ढीठपन तो मैंने अपनी लाइफ में किसी में भी नहीं देखा। सिया का चेहरा पीला पड़ गया था। राज के मुंह से ऐसे शब्द बेहद तकलीफ देह थे। उसने आज तक बस मोहब्बत की और बस मोहब्बत ही उससे कर पाई थी, और ऐसी बातें बहुत परेशान करने वाली थी उसको। वह सर झुकाकर वहां से बस हट गई। क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? राज अंदर ही अंदर सुलग रहा था, और सिया बस वह तो खामोश थी। राज को अच्छा नहीं लगा था उसका रिजाइन करना, पता नहीं क्यों, लेकिन वह चाहता था कि वह हमेशा उसकी नजरों के सामने ही रहे। उसके चेहरे को देखना फिर से उसकी आदत में शुमार हो चुका था। अब ये नफरत की इंतहा थी या मोहब्बत की, ये तो समझना शायद अभी बाकी था। गुप्ता जी की बेटी की शादी में सभी लोग इनवाइटेड थे। वह वहां जाना नहीं चाहता था, मगर सिया के आने की उम्मीद और उसे देखने की तमन्ना उसे वहां खींच लाई थी। अपने आप से कितना भी इनकार कर ले, मगर फिर भी नफरत और गुस्से का इजहार कर ले,
लेकिन मगर उसके दिल में अभी भी उसकी मोहब्बत ही महकती थी। जाने वो कैसे इस मोहब्बत से अछूती रह गई थी, कैसे वह इस खुशबू को महसूस नहीं कर पाई थी। क्या उसकी मोहब्बत आंख ओझल पहाड़ ओझल जैसी थी कि जब तक सामने रहे मोहब्बत का खुमार रहा, और जरा सा दूर होती ही वो मोहब्बतों का महल भरा भरा कर गिर गया। उसके अंदर की आग धीमे धीमे सुलग कर उसको अंदर से ही खत्म कर रही थी। वह सबसे अलग एक तरफ खड़ा होकर सिगरेट सुलगा रहा था कि अंदर का धुआं हवा में उड़ा दे जो उसे सुलगा रहा था। जब वह आई थी तो उसकी नज़र एकदम ही उस पर गई थी। वॉयलेट कलर की शेडेड साड़ी उस पर बेहद जच रही थी। ऑफिस की सादगी से हटकर आज चेहरे पर लाइट सा मेकअप था, होठों पर पिंक लिपस्टिक, मांग में लगा सिंदूर और माथे पर जगमगाती बिंदी, कानों में सिल्वर कलर के खूबसूरत से झुमके उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। वह उसमें इस कदर खो कर रह गया था कि सिगरेट उंगलियों से ही जलकर खत्म हो गई। जलन का एहसास हुआ तो जल्दी से हाथ झटक कर सिगरेट फेंकी उसने और खुद को लानत भेजते हुए एक साइड में सोफे पर जाकर बैठ गया। सिया जाकर गुप्ता जी और उनकी पत्नी से मिली। राज कोल्ड ड्रिंक केस से ले रहा था, मगर पूरा ध्यान उसका सिया पर था। दिल चाह रहा था कि उसे अपनी आगोश में ले ले, उसकी रेशमी जुल्फों को खोल दे और उनकी छाँव में अपनी जिंदगी बिता दे। मगर ये सब कितना मुश्किल था और किसी हद तक नामुमकिन भी था, क्योंकि वह उनसे दूर थी, बहुत दूर। शी इज सो हॉट, लेट्स इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स टू हर। उसके सामने खड़े दो लड़कों में से एक सिया की तरफ इशारा करके कह रहा था, क्या यार, शी इज मैरिड, हमारे टाइप की नहीं है, दूसरे ने कहा। इस बीच सिया दुल्हन की तरफ बढ़ गई। तुझे नहीं पता, इस टाइप की लड़कियों में ही तो बात होती है, ये बंद किताब की तरह होती हैं, खोलकर पढ़ने में बड़ा ही मजा आता है। वह लड़का मजे से इशारे करते हुए बोला। राज का चेहरा गुस्से से कठोर हो गया, फिर भी वह निश्चिंत सा था कि वहाँ वो सेफ है तो मस्त यार, मगर फिर भी यार कुछ करने के चक्कर में लंबे न जाएं हम। दूसरा लड़का होठों पर जबान फेरते हुए बोला, अरे कुछ नहीं होगा यार। सर, मैं निकलती हूँ, और ज़्यादा लेट हो गई तो कुछ नहीं मिलेगा घर जाने के लिए। सिया ने नाम के लिए ही खाना खाया और अब वह जाने को तैयार थी। बेटा थोड़ा और देर तो रुकती। आंटी आप तो जानती है लेट तक नहीं रुक सकती, प्लीज़ आप माइंड मत कीजिए, उसने उनसे माफ़ी के अंदाज में कहते हुए गुप्ता जी और उनकी पत्नी से विदा ले ली। राज ने उस पर पल भर के लिए भी ध्यान नहीं हटाया था और उसने राज को देखकर भी नज़रअंदाज कर दिया था। चल, पहले लड़के ने दूसरे को कोहनी से हल्का सा हिला कर कहा। वह जैसे ही बाहर निकली उसके पीछे वो दोनों लड़के भी बाहर निकले। राज के दिमाग में स्पार्किंग सी हुई। राज भी निकलने के इरादे से बढ़ गया था, तभी गुप्ता जी और उनकी पत्नी ने उसे रोक लिया। वो लोग उसे जल्दी जाने नहीं देना चाहते थे और वह उलझ सा गया था। उनकी पत्नी जो उसे माँ की तरह लग रही थी, उन्हें वह कुछ कह नहीं पाया, मगर सिया और उन दोनों लड़कों का उसके पीछे जाना उसे बेहद खटक रहा था। वह बस जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहता था। मुश्किल से उसने उनसे विदा ली और बेहद तेजी के साथ वह बाहर निकल गया। उसने इधर उधर देखा तो ना कहीं सिया थी और ना ही वो दोनों लड़के। उसका दिल सिया के लिए अनजाने खौफ से सिकुड़ गया था। ड्राइवर ने राज को देखकर गाड़ी निकाली। उसने ड्राइवर को देखा तो तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ गया। यहाँ से दो लड़कों को जाते हुए देखा है तुमने? उसने उससे पूछा। जी जी सर, वो ब्लैक होंडा सिटी में दो लड़के भी गए हैं। ड्राइवर हमेशा से ही राज के गुस्से से खौफ खाता था। किधर गए हैं? उसके तेवर बिगड़े से थे। लेफ्ट, पीछा करो उनका, फास्ट, उसने गाड़ी में बैठते हुए कहा। ड्राइवर को भी उसके अंदाज से शायद मामले की संगीनी का एहसास तो हो ही गया था, इसीलिए उसने भी जल्दी से ड्राइविंग सीट ढंग से संभालते हुए बगैर कुछ कहे बिजली की सी तेजी से कार की
स्पीड बढ़ा दी। वेन्यू से चंद किलोमीटर दूर पर ब्लैक होंडा सिटी नजर आ गई। ये थोड़ा सुनसान एरिया था। एक तरफ काफी झाड़ियां थी। राज ने गाड़ी रुकवाई और ड्राइवर को कुछ कहते हुए तेजी से गाड़ी की ओर बढ़ा। गाड़ी खाली थी। वह इधर उधर देखते हुए झाड़ियों की तरफ बढ़ गया। अनहोनी के ख्याल से उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। वह तेजी से इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रहा था। एक पल को भी ये ख्याल आया हो कि हो सकता है वह सेफली घर चली गई हो, मगर उसकी सिक्स्थ सेंस उसे वार्न कर रही थी कि कुछ गलत है या होने वाला है। ए राजू, हाथ पकड़ साली के, बहुत चला रही है। उसी लड़के की आवाज थी ये। साथ ही घुटी हुई सी चीख भी राज के कानों में पड़ी। पकड़ लिए मेरे भाई, अब जल्दी कर, तेरे बाद मेरा भी नंबर है। दूसरी आवाज ने राज का खून खौला दिया। राज बिना देर किए उधर गया तो वहां का नजारा होश उड़ा देने वाला था। राज ने एक हाथ से सिया पर झुके हुए लड़के को पकड़कर पीछे खींचा और उस पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाने लगा। उस लड़के को जरा भी संभलने का मौका ही नहीं मिला और कुछ समझने से पहले ही उसकी नाक और मुंह से खून निकलने लगा। वह पहले ही पिए हुए था और इसके बाद तो होश खोकर गिर ही पड़ा। दूसरा लड़का अभी तक सकते में ही था कि राज ने उसे भी मारना शुरू कर दिया। वह भी कुछ देर की मार के बाद बेदम सा नीचे गिर पड़ा। सिया रोते हुए अपने उजड़े हुए जिस्म को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। राज जो एकदम खामोश हो चुका था, उसने उसकी तरफ नजर डाली। अंधेरा होने के बावजूद उसके फटे बिखरे कपड़े नजर आ रहे थे। उसने अपना कोट उतार कर उसके कंधों पर रखा। तभी राज की उंगलियों को कुछ गीलापन महसूस हुआ। उसे अल्कोहल की महक भी आ रही थी। सिया ने जल्दी से कोट पहना। तभी पुलिस का सायरन बज उठा। वह घबरा कर राज के करीब आ गई। सुरक्षित होने के एहसास ने उसे जरा राहत दी, मगर पुलिस थाना ये सब उसे बदहवास कर गया। राज ने ही ड्राइवर से कहकर पुलिस को फोन करके बुलाया था। वह उन्हें छोड़ने के मूड में कतई नहीं था। ऐसे गिरे हुए घटिया लोगों को सूली पर चढ़ा देने का मन होता था उसका। लेकिन सिया, वह इस वक्त इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसकी आंखों से आंसू और मुंह से सिसकियों के अलावा कुछ और नहीं निकल रहा था। राज ने उन दोनों को गिरफ्तार कर दिया और पुलिस के साथ ड्राइवर को भेज दिया। खुद उसने थोड़ी देर बाद आने को बोला। सिया उसके साथ गाड़ी में थी। उसका दिमाग अभी तक उलझा हुआ था। ये जो कुछ भी हुआ था उसकी तो उसने कभी सपने में हमें पल कल्पना भी नहीं की थी। उन दरिंदों का स्पर्श उसे अब भी महसूस हो रहा था और उसे घिन आ रही थी खुद से ही। बहुत गंदा सा एहसास था बिना मर्जी के किसी का इस तरह से छूना। खौफ और सदमा इस कदर था कि वह अभी तक होले होले कांप रही थी। राज के लिए दिल की बेचैनी और बढ़ गई थी। अगर आज राज ने आया होता तो और आगे की सोचकर उसकी रूह कांप जाती। अब उसे उस पर धीरे धीरे सुरूर सा छा रहा था। क्या हुआ था आज वहां से निकलने के बाद? राज की गंभीर आवाज गूंजी। आज मैं जैसे ही वहां से निकली थी, वो दोनों, उन्होंने अपनी गाड़ी मेरे पास रोकी और मुझे जबरदस्ती उस पे खींच खींच लिया। यहाँ लाकर वो मेरे साथ जबरदस्ती, फिर जब काबू नहीं कर पाया तो मुझे मेरे मुंह में जबरदस्ती शराब उड़ेल दी उन्होंने। मैंने बहुत कोशिश की कि ना पीऊं, लेकिन पीनी ही पड़ी। और राज, ये सच में अब बहुत अच्छा फील करा रही है। उसकी आवाज में नशा घुल रहा था। राज ने चौंक कर उसे देखा। अब वह अपनी बड़ी बड़ी गहरी काली आंखों से उसे ही देख रही थी। आज उसने उसे राज कहकर पुकारा। कितना तरसा था वह उसके मुंह से अपना नाम सुनने के लिए। उसका ये लहजा, ये मोहब्बत कितना मिस किया था उसने। उसने फिर नजरें हटाई और ड्राइव करने लगा। राज, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम क्यों चले गए थे मुझे छोड़कर? बोलो ना, मेरी याद नहीं आई तुम्हें? वह उसकी बाह पकड़कर खींचने लगी। गाड़ी डिसबैलेंस होने से बचाने के लिए उसने जल्दी से ब्रेक लगाए और उसकी तरफ मुड़ा।
तुम होश में नहीं हो सिया। मैं अच्छा नहीं हूँ और ना मैंने तुम्हें कभी छोड़ा था। छोड़ा तो तुमने है मुझे। एंड स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस, वरना तुम्हारे पति को दिक्कत होगी। वह पूरी तरह चिढ़ गया था। पति को दिक्कत होगी? क्यों? मेरे तुम्हारे साथ रहने से कौन सी दिक्कत होनी है? और किसे होगी? वह उसके चेहरे पर उंगलियां चलाने लगी। ओ स्टॉप इट! राज ने अपने चेहरे पर फिसलते उसके हाथ को पकड़कर हटाया। राज, पता है मैं कितनी अकेली हो गई थी तुम्हारे जाने के बाद। कोई भी साथ नहीं था। मुझे बहुत 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 याद आई तुम्हारी जब। हम्म वह नशे में बहक रही थी। शट अप सिया। अकेली तुम? हं, इसीलिए किसी और के बिस्तर पर जा लेटी थी। वह गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी लगावट, उसकी नजदीकी अब उसे जहर लग रही थी और वह नशे में हदें फूलती ही जा रही थी। आई लव यू राज, आई लव यू। तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना, फिर मुझसे बोलते क्यों नहीं? मैंने तुम तुम्हारे बिना कैसे? वह कहते हुए होश से बेगाना होकर उस पर गिर ही गई। राज का मुर्दा दिल एक बार फिर जिंदगी की हरारत से धड़क उठा। सारा गुस्सा, सारी नफरत, नाराजगी कहीं जा छुपी थी जैसे। उसने बहुत एहतियात के साथ उसे सीधा किया। उसका मासूम चेहरा उसके अंदर हलचल मचा गया। उसके चेहरे पर छपी हुई उंगलियां उसके अंदर गुस्से की आग दहका उठी थी। होंठ कट सा गया था। किसी और ने उसे छुआ, वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ। राज का खून खौलने लगा। वैसे तो उसे जरा नहीं भाया था कि वह उसकी बेहोशी में ऐसा कुछ करे, मगर फिर उसे बेचैनी होने लगी थी और उसने कोट के बटन खोलने शुरू कर दिए। उसकी गर्दन और उससे जरा नीचे दांतों के निशान थे जिसने खून छलक रहा था। राज के होठ भिज गए। उसका फटा हुआ ब्लाउज उसके अंदर लावा दहका रहा था। कोट को साइड से हटाया और उनकी दरिंदगी का एक और सबूत सामने आया। उसने कोट उतारा तो उसकी पीठ पर भी नाखूनों के निशान थे। इस वक्त उसकी आंखें शोले उगल रही थी। उसने उसे वापस से कोट पहनाया और सीट पर बैठाकर सीट बेल्ट कस दी। एक हाथ से उसे थामे हुए वह ड्राइव करते हुए उसके घर तक ले आया। उसने उसे पुलिस स्टेशन ले जाने का इरादा बदल दिया था। मंजू ताई जैसे इंतजार में ही थी। गाड़ी की आवाज सुनती ही वह बाहर आ गई थी। राज को देखकर उन्हें सुकून सा हुआ, लेकिन सिया की बेहोशी उन्हें बदहवास कर गई थी। राज ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और उसे बाजों में उठाकर उनके साथ कमरे में लाकर लिटाया। फिर मंजू ताई को इंसिडेंट बताकर उसने उसके जख्म साफ करने को कहकर उठ गया और बाहर निकल आया। अभी वह गाड़ी में बैठा ही था कि ताई उसका कोट ले आई। बाबा, ये बात भाई साहब को मत बताना, वह दिल के मरीज है, सह नहीं पाएंगे, उन्होंने कोट देते हुए दुखी लहजे में कहा। उसने कोट लेकर हाँ में सर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट कर उसका रुख पुलिस स्टेशन की ओर कर दिया। सिया, आई हेट यू, बट ऐसा मैंने कभी नहीं चाहा था। तुम्हारी तकलीफ मुझे सुकून नहीं लेने दे रही है, राज ने खुद से कहा। रह रहकर उसके आंसू, उसकी सिसकियां, उसके जख्म उसे याद आ रहे थे। उसका कटे हुए होठों के किनारे से निकलता खून, गालों पर छपी उंगलियां, नाखूनों और दांतों के निशान। उसका दर्द उसे खुद को चैन नहीं लेने दे रहा था। लग रहा था कि उसने अपनी तकलीफों का दर्द उसके नाम कर दिया है। वह वहां से सीधा पुलिस स्टेशन गया था। उसने उनकी अच्छे से खातिर करवाई और फिर उनके खिलाफ ड्रिंक एंड ड्राइव के साथ एक्सीडेंट केस करवाया था। वैसे तो वह सिया को तैयार कर लेता केस करने के लिए, मगर मनोज चाचा जी की तबीयत का सुनकर उसने अपना इरादा बदल दिया। रात के 2:30 बज चुके थे जब वह घर वापस आया। दादी दवाई के असर से नींद में थी और अच्छा ही थी, वरना उनकी लहू रंग आंखें देखकर वह जान कर ही रहती। आज उसे एहसास हो रहा था कि सिया आज भी उसके लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी पहले थी। उसकी रगों में खून के साथ साथ उसकी मोहब्बत बहती थी। वह चाह कर भी उसके वजूद को भूल नहीं पा रहा था।
हो सकता है कि उससे गलती हो गई हो, अकेलेपन में किसी और ने उसे बहला लिया हो, या कोई उसकी मजबूरी रही हो, वरना आज भी वह उसे आई लव यू क्यों बोलती। नशे में झूठ बोले इतनी मैच्योर और शातिर नहीं है वो मुझे उसकी बातें सुननी चाहिए थी। क्या पता कुछ ऐसी बात बताती कि शायद वह वापस आ सकती मेरी जिंदगी में मेरे साथ। आज मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। ये मोहब्बत आखिर निकलती क्यों नहीं दिल से। वह खुद से ही कहता हुआ झटके से बेड से उठ गया। उसे अपने वजूद में घुटन हो रही थी। सांसों में बसा उसका एहसास उसे बेचैन कर रहा था। उसने फिर सिगरेट हाथ में ले ली थी। उसकी यादें, उसका सुरूर फिर उस पर हावी हो रहा था। मगर फिर गुस्से से उसका चेहरा कठोर हो गया। कुछ भी था वह, कैसे कैसे किसी और से शादी कर सकती है। अगर किसी के साथ ऐसा कुछ भी हो गया था, गलती से हो गया था, तो मुझे बताती, मुझ पर भरोसा तो करती, उसकी ये गलती भी माफ कर देता। फिर क्यों क्यों सिया, क्यों किया तुमने ऐसा। क्यों मुझे इस तरीके से खाली कर दिया कि अब वो खालीपन नहीं भर सकता है। वह फिर बिखर रहा था, टूट रहा था, लेकिन उसे खुद को समेटना था। सुबह होने से पहले कमरे में धुआं भर रहा था और वह आखिर थक कर बिस्तर पर लेट गया। का काव्य के साथ इंसाफ कर पाएगा वह। अचानक ही एक नया सवाल उसके सामने आ खड़ा हुआ था। सिया का वजूद क्या उनके दरमियान नहीं रहेगा। उसकी क्या गलती है। वह तो बेचारी अपनी जिंदगी को सजाने के सपने सजो रही होगी। राज की बेचैनी एक बार फिर बढ़ने लगी। आपको जरूर आना है मिसेस साहनी। ताई, लवी और रुद्र को भी ले आना, उसने रुद्र को गोद में लेते हुए कहा। राज अपनी शादी का कार्ड लेकर आया। सिया के चेहरे पर पल भर में दर्द का साया आकर गुजर गया। जिस दर्द ने उसके दिल में जलती आग पर सर्द पानी के चंद छींटे उड़ाए थे, मगर फिर वह ऐसे बैठ गई मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो और उसकी नफरत जैसे हार सी गई हो। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वह किसी और का होने जा रहा था। कोई और उसकी जिंदगी में शामिल हो रही थी। इसका मतलब वह जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी और अब उसे भी आगे बढ़ जाना चाहिए था। रुद्र, जो सिया के पास ही खड़ा था और उसे टुकुर टुकुर देख रहा था, राज ने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया। उस बच्चे का मासूम चेहरा उसे बहुत भला लगता था। राज को उस पर बहुत प्यार आ जाता था। राज ने प्यार से रुद्र को देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सिया की जैसी थी, साफ, चमकदार, मासूम, मगर उसमें वह सिया के साथ साथ अपनी झलक भी देख रहा था। वह भी तो ऐसा ही था बचपन में। रुद्र भी उसे ही देखे जा रहा था। आप आओगे ना रुद्र? राज ने प्यार से उसके गाल को चूमते हुए पूछा। आप मेरे पप्पा हो ना? रुद्र ने राज की आंखों में देखते हुए पूछा। रुद्र के इस तरह पूछने पर राज हैरान रह गया। माना बच्चा छोटा था, मगर इतना तो नहीं कि किसी को भी अपने पापा कहने लगे। राज उसके इस मासूम लेकिन घुमा देने वाले सवाल पर कुछ बोल ही नहीं पाया। रुद्र, क्या बदतमीजी है ये, जाओ अंदर। सिया ने उसे तेज डांट लगाई। रुद्र सुबकते हुए उसकी गोद से उतरकर अंदर भाग गया। उसकी सुबकी आवाज राज के कानों में गूंज गई। रुद्र, रुद्र बेटा सुनो। राज ने उसे आवाज लगाई, मगर वह तेजी से भागते हुए अंदर रूम में चला गया। बच्चा है वो सिया, उसे नहीं मालूम कि क्या बोलना है। राज ने भी तेज आवाज में बोला। उसे जरा नहीं भाया रुद्र को डांटना। एक पल को राज के दिल में यह ख्याल आया कि काश रुद्र का कहा सच होता और वह मेरा बेटा होता, तो सिया कभी उसे मुझसे दूर ना करती, खुद से दूर ना करती। इस सब से उसे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि अपनी नाराजगी का इजहार मिसेस साहनी कहकर करते करते वह उस पर सिया कहकर अपने दिल का हाल जाहिर कर गया था। फिर राज आंखें बंद करके सर सहलाते हुए उसकी ओर गया। सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन उसने क्या अपने पापा को नहीं देखा, वह जो मुझे पापा समझ रहा है। उसने सिया की आंखों में देखा। नहीं, ऐसी बात नहीं है।
बच्चा है ना तो भूल जाता है। वैसे भी मेरे पति 5 महीनों से आए नहीं हैं। उसने जल्दी से बात संभालने की कोशिश की, मगर साफ नजर आ रहा था कि ये बस सफाई देना है। ताई, आपको जरूर आना है, वरना मैं खुद आपको लेने आ जाऊंगा। चाचा जी कहाँ हैं? मैं उनसे मिल लूं। उसने मंजू ताई को आते देखकर कहा। सिया अंदर चली गई थी क्योंकि रुद्र की सिसकियां उसे बेचैन कर रही थी। बाबा, मैं उन्हें बता दूंगी, अभी वह बाहर गए हैं। और वैसे उन्हें कोई सदमा ना लग जाए तो मैं आराम से बता दूंगी, उन्होंने राज से धीरे से कहा। उनकी आवाज में बेबसी और दर्द साफ साफ झलक रहा था। आप तो आएंगी ना ताई? राज ने फिर से कहा। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। ताई का सर झुका हुआ था, वह कुछ बोलने की हिम्मत सी नहीं कर पा रही थी। ताई, एक बात बताना, सच सच, सिया के पति कौन है आखिर? उसने बेहद गंभीर अंदाज में मंजू ताई के कंधे पकड़ कर पूछा। वह चंद लम्हे के लिए बुत बनी खड़ी रह गई। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें और क्या ना कहें। सच कह नहीं सकती थी और झूठ बोलना इतना आसान नहीं था। वह झूठ बोलना नहीं चाहती थी। वह देर तक उनकी आंखों में देखता रहा और फिर मुस्कुरा कर उनसे जल्दी ही विदा लेकर निकल गया। बिटिया, अब बस और नहीं, अब तो बता दो राज बाबा को सच। कब तक ऐसे दर्द और बेबसी में जीती रहोगी? क्या मैं नहीं जानती कितनी तकलीफ हुई है तुम्हें? कौन अपना सुहाग बांट सकती है भला? अब बता दो बिटिया, बता दो। मैं जानती हूँ राज बाबा को, वो अभी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। वो लौट आएंगे तुम्हारे पास। ताई की आंखें भीग चुकी थी। जानती हूँ ताई, राज बहुत प्यार करते हैं मुझसे। उसने ज्यादा प्यार मुझसे कोई कर ही नहीं सकता। मगर मगर ताई, कैसे कैसे कर दूं ऐसा? कैसे उनकी कसम तोड़ दूं? नहीं ताई, अब जब वो आगे बढ़ चुके हैं तो यही बेहतर होगा कि हम चले जाएं उनकी जिंदगी से दूर, बहुत दूर। और मैंने सोच लिया है कि हम उनकी शादी वाले दिन ही चले जाएंगे। सिया का चेहरा आंसू से भीग गया था। कैसे? जब वो यहाँ हमें लेने आएगा तब क्या? तू बिटिया डर मत, मैं मैं उसे सब बता दूंगी, कोई कसम नहीं टूटेगी। नहीं ताई, नहीं, आपको मेरी कसम, ऐसा भूल कर भी मत करना। सिया एकदम से बौखला गई। चलिए मिसेस सहानी, हमें काम पे जाना है बाहर, राज ने सिया से कहा जो लंच करने के लिए उठ रही थी। गुप्ता जी की तबीयत खराब होने की वजह से वो भी छुट्टी पर ही थे, इसीलिए सिया को उसी के साथ काम कर रही थी। अभी? उसने थोड़ा हैरत से कहा। जी अभी। एनी प्रॉब्लम? उसने थोड़ा जता कर कहा था। जी नहीं सर, मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ, उसने अपना हैंड बैग उठाते हुए कहा। ओके, आई एम वेटिंग आउटसाइड, कहते हुए वह बाहर निकल गया और सिया का वेट करने लगा। वह ग्रे पैंट और ब्लैक शर्ट में सांसें रोक देने की हद तक स्मार्ट लग रहा था। सिया ने रुकी रुकी सी सांस छोड़ी और वॉशरूम की तरफ मुड़ गई। राज उसी का इंतजार कर रहा था बाहर, जो ब्लैक कलर की शिफॉन की साड़ी पहने धीमे धीमे उसी की तरफ आ रही थी। इतनी हसीन लग रही थी कि राज का दिल मचलने लगा था उसको देखकर। फिर से वही पुराना राज बन जाने के लिए, उसे पहले की तरह परेशान करने के लिए, शरारतें करने के लिए। मगर उनके बीच ये फासला बहुत ज्यादा हो गया था अब। बैठो, उसने ड्राइवर को मना करते हुए सिया को बैठने को कहा। वह झिझकी मगर फिर खामोशी से बैठ गई। उसकी निगाहें करीब खड़े ड्राइवर की तरफ गई, जो अजीब सी नजरों से उसे देख रहा था। और सही भी था, क्योंकि जो राज कभी किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, वह ड्राइवर को मना करके उसे अकेले अपने साथ ले जा रहा था। राज ने भी उसकी निगाहों को महसूस किया और उस तरफ देखा। उसकी नजरों में जैसे कोई वार्निंग छुपी थी कि ड्राइवर ने नजरें फेर ली। वह सिया के करीब आ बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। एक ड्राइवर की सवालिया नजरों से इतना अनकंफर्टेबल हो रही हो, वेरी स्ट्रेंज। उसने बेचैनी से पहलू बदलती हुई सिया को देखा।
मैं आपके साथ कहाँ जा रही हूँ सर? राज के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए सिया ने पूछा, लेकिन नजरें लगातार झुकी हुई थी उसकी। मेरी हेल्प करने। अचानक राज की बात पर उसने चौंकते हुए नजरें उठाकर उसे देखा। टू बी कंटिन्यूड। राज सिया को कहाँ ले जाने वाला है और सिया से उसे क्या हेल्प चाहिए, देखते रहिएगा अगले भाग में।